नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आमतौर पर जब किसान भाई कोई पशु खरीदते हैं तो कई बार पशु विक्रेता द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पशु के अवगुण छिपा लिए जाते हैं। उनसे उनकी उत्पादकता का सही अंदाजा किसान को नहीं हो पाता। अगर किसान पशु खरीदते समय कुछ साधारण बातों का ध्यान रखे तो इस होने वाले धोखे से बच सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। बात करेंगे कि यदि पशुपालन आप शुरुआत कर रहे हैं तो पशुओं का चयन कैसे करें, क्योंकि पशुओं का चयन ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। यदि अच्छी पशु आपके पास आ जाते हैं तो आप जरूर समृद्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहला पहल जो होती है, अच्छे पशुओं का हम लोग चयन करें, खरीदारी करें। तो खरीदारी में सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहला कोशिश अपनी यही रहनी चाहिए कि हाट जो होती है वहाँ से खरीदारी करने की कम कोशिश करें। आस पड़ोस जो आपके जान पहचान वाले फार्म वाले हैं, जो पहले से पशुपालन कर रहे हैं, उनके यहाँ से गाय खरीदने की कोशिश करें। गाय या भैंस जो भी पशु है उनके यहाँ से खरीदने की कोशिश करें ताकि वो अच्छी गाय आपको दे सकें। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। तो आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी इस तरह की गाय रहेगी तो हम लोग मेरी गाय ज़्यादा दूध देगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसके लिए जो ध्यान देने की बात होती है, जो गाय का शेप होता है, सबसे पहले उसके आकार को देखने की कोशिश करें। वो तिकोना होनी चाहिए। जैसे कि आप फ्रीजियन गाय, जो भी संकर नस्ली गायें देखते होंगे तो तिकोना शेप लिए हुए रहती है, और देसी गाय जो छोटी नस्ल वाली गाय होती है वो तिकोना शेप में नहीं रहती है। तो पहली बात है। दूसरी बात, उसकी स्किन मतलब चमड़ी पर नज़र डालें। चमड़ी जो होगी, जो दुधारू पशु होते हैं, दुधारू गाय होती है, उनकी चमड़ी जो होती है पतली होती है, इसके बाद चमकीली होगी तो और चिकनी भी लगेगी आपको देखने में। तो इस तरह की गायें दुधारू होती है, ज़्यादा दूध देती है। तीसरा बात है कि उसके थन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थन के पास देखिएगा, थन के ऊपर जो भी नस होती है, खून की नस जो होती है, वो जितनी अधिक उभार रहेगी, उसके बाद वो टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, उतनी पशु अधिक दुधारू होती है। इसके बाद एक दूसरी नस होती है जो कि उसके पेट से होकर थन तक आती है ना, उसको मिल्क वेन बोला जाता है। यदि ये नस ज़्यादा उभार वाली होगी, जितना अधिक उभार वाली होगी उतनी अधिक दूध देने वाली गाय होती है। आयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार 3 बार दोहन करके देख लें। साथ ही पशु आयु पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं की आयु कम से कम 10 से 12 साल की होनी है। पशुओं से तीसरे और चौथे बयान तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले यानी कम आयु वाले पशु अधिक लाभकारी माने जाते हैं। साथ ही पशुओं की प्रजनन क्षमता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस पर पशुओं का दूध उत्पादन निर्भर होता है। एक आदर्श दुधारू पशुओं के लिए हर साल एक बच्चा जरूरी है। ऐसे में आपको पशुओं की प्रजनन क्षमता की जानकारी भी लेनी चाहिए। यदि दूसरे लोग निकाल रहे हैं दूध तो आप जरूर एक बार थन को बढ़िया से अपने हाथ से छू कर देख लें, कहीं कड़ापन तो नहीं है, कहीं हार्डनेस नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद
कभी भी गाय खरीदने जाएं तो कोशिश यही करें कि या तो गाय पहली या दूसरी बियान की हो, मतलब एक बार बच्चा दी हो या दूसरी बार बच्चा दी हो। उसके साथ साथ ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो भी गाय होती है उनके साथ यदि बाछी हो, मतलब फीमेल काफ हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और उम्र के हिसाब से भी देखेंगे तो 2 साल से मैक्सिमम 3 साल तक की ही गाय पशुओं का खरीदारी करनी चाहिए। आजकल के समय में क्रॉस संकर नस्ल की गायों पर भी ज़्यादा नहीं ध्यान दें, फ्रीजियन या जर्सी पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। देसी नस्ल की साहिवाल गाय होती है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, इसकी खरीदारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस गाय की विशेषता है कि इसका गहरा शरीर, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है, साथ ही इसकी टांगे छोटी और पूंछ पतली होती है। इसके अलावा शरीर की खाल काफी चिकनी होती है। इनका रंग लाल और गहरा भूरा होता है। इसके नर का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक का होता है। इस गाय में 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता होती है। यह अपने एक दुग्ध काल के दौरान औसतन 2270 लीटर दूध दे सकती है। इनके दूध में वसा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साहिवाल गाय विदेशी गाय की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इनका पालन कम लागत में किया जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद नस्ल तो सिंधी और गिर, ये सब भी देसी हैं। दूध के आधार पर जो सस्ती गाय मिले वो खरीद लेना। अपनी साहिवाल बहुत अच्छी नस्ल की गाय है, साहिवाल का पालन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद यदि भैंस की तरफ जाते हैं कि भैंस में कौन सी नस्ल का पालन करें, तो भैंस में मुख्य रूप से मुर्रा, सुरती और मेहसानी 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो अपने यहाँ सरवाइव करती है, बहुत अच्छी रहती है। मुर्रा हालांकि पंजाब की नस्ल है, लेकिन इधर भी बहुत अच्छी सरवाइव करती है। वो भैंस और गाय दोनों को रखे, 2 भैंस रख रहे हैं, 2 गाय भी रखिए साथ में। इससे क्या होगा, आपकी लोकेलिटी में जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता है, किन्हीं को भैंस की दूध चाहिए, किन्हीं को गाय की दूध चाहिए, दोनों चीज़ मिलेगा। और यदि आप सोसाइटी में देते हैं, मतलब कम्फर्ट को दूध देते हैं, तो उसमें क्या होती है कि दोनों मिक्स करके देंगे तो आपको फैट अच्छी मिलेगी, जिसके कारण कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी। बिहार और झारखंड में बारिश की कमी देखी जा रही है, जिससे भूमिगत स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण फसलों की सिंचाई में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते किसान सिंचाई की सूक्ष्म विधियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसमें से भी अधिकतर किसान ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाना पसंद कर रहे हैं। तो इससे किसानों को कौन कौन से लाभ है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर के कृषि अभियंता डॉक्टर पंकज कुमार से। कि टपक सिंचाई है क्या। जैसे कि हम किसी भी पौधे को लगाते हैं, अगर उसमें सतही पटवन अगर करते हैं तो हमको ज़्यादा पानी की खपत होता है। वहीं पर हम अगर टपक सिंचाई अगर लगाते हैं तो बूंद बूंद टपक करके हम इसमें 50 से 60% तक पानी की बचत कर सकते हैं और लगभग 70% तक ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। यहाँ पर हम एक जिसको भेंचूड़ी कहते हैं और फर्टिलाइज़र टैंक में लगा हुआ है और यहाँ पर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट और कोई भी फर्टिलाइज़र हम इसमें हम डालते हैं, जो कि हमारे पाइप के थ्रू पानी के थ्रू जब हम इरिगेशन करते हैं बूंद बूंद, अगर हम फर्टिलाइज़र वहाँ पर देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हम वहाँ पर देते हैं, तो उसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। अगर पाइप के थ्रू हम किसी पॉली हाउस या फिर नेट हाउस या फिर हम खुले में भी हम ड्रिप बूंद टपक विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बूंद बूंद पानी टपकने से क्या होगा कि इसके जड़ में जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही। अगर आप कहीं समतल में वो बाहर में अगर आप खेती करते हैं, सतही पटवन करते हैं, उसके बनिस्पत इसमें आपको लगभग 40% से 50% पानी कम लगता है। पौधों की जड़ के पास लगातार नमी होने से दीमक की समस्या नहीं होती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता है।
लवणीय एवं ऊंची नीची भूमियों में बिना समतल किए बराबर मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से भूमि का जल स्तर नीचा रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन का फ़ायदा इतना है कि हम जितना भी फर्टिलाइज़र हम इसमें पाइप के थ्रू भेजते हैं, इसमें लगभग 90% तक फसल को मिलता है। हम बूंद बूंद अगर पानी के थ्रू हम अगर उसी नाइट्रोजन को भेजते हैं तो 90% इसमें काम में आता है। अगर हम छिड़काव करते हैं तो 30 से 40% ही उपयोग में आता है और बाकी इधर उधर में लॉस हो जाता है। तो ये महत्व है टपकाव विधि का, जो पानी जो टपकाव हम सिस्टम लगाए हुए हैं पद्धति, ड्रिप इरिगेशन पद्धति इसको कहते हैं। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है। टपक सिंचाई को अगर आप लगाना चाहते हैं तो जैसे 1 एकड़ में अगर आप लगाना चाहते हैं पूरे सिस्टम को, जैसे कि बालू छानने के लिए हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर और गंदगी को छानने के लिए सैंड फिल्टर और कोई भी हल्का फुल्का गंदगी के लिए स्क्रीन फिल्टर, अगर ये पूरे सिस्टम को लगाते हैं तो लगभग 1 एकड़ में 1 लाख से 1.25 लाख तक आपको लग सकता है। कि भूगर्भ में पानी की कमी होते जा रहा है, निरंतर कमी आ रही है। आगे चल कर के और भी समस्या होगा, पानी की कमी होगी। पहले हम सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम अच्छा इरिगेशन कर लेते थे, अब लेयर नीचे जाने के वाटर स्टैटिक वाटर लेवल अगर नीचे जाने से हमारा क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं चल पाता है। हमको पानी की आगे बहुत कमी होगी। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि ऐसे पद्धति को लगा करके आप लगभग 50 से 60% पानी को बचत करके आप जो है पानी को बचा सकते हैं। और इसमें जितना भी लगने वाले जैसे मजदूर लेबर कॉस्ट जो लग रहा है, जिसमें कृषि में हमको फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो कृषि यांत्रिकरण में होता है कृषि में लगने वाले लागत को यंत्र के माध्यम से कम करना और समय पर कृषि का कार्य करके ज़्यादा उत्पादन लेना। अगर आप ऐसा करते हैं, मजदूर बचाते हैं और आप फर्टिलाइज़र बचाते हैं, छोटे छोटे चीज़ को अगर आप बचाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आगे अगर उत्पादन आपको बढ़ता है तो आपको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आपको ज़्यादा मिलेगी, किसान समृद्ध होंगे। हमारे पाइपलाइन में जिस सोर्स से हम पानी ले रहे हैं, अगर वहाँ से कोई भी गंदगी आ रहा हो, यानी कि कोई भी खरपतवार का सड़ा हुआ कण अगर आ रहा हो पाइप में, तो हमारे ड्रिपर या जिसको हम इमीटर कहते हैं वो बंद होने का संभावना होता है। और ये उसी को छानने के लिए ये सैंड फिल्टर है। इसमें दानेदार यानी इसमें दानेदार बालू का इसमें आधा टंकी भरा हुआ रहता है और इसमें पहले क्या होता है कि ऊपर पे जितना भी गंदगी अगर आ रहा है तो ऊपर पे तैरते रहता है। अगर इसमें ज़्यादा गंदगी हो जाए, अगर आधे घंटे 1 घंटे के बाद हम इसको पीछे से बैक वॉश वाल्व कहते हैं इसको, अगर ज़्यादा गंदगी हो जाए तो आधा घंटा में इसको लगभग 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए इसको खोलना चाहिए। उसके बाद सब गंदगी इधर से बाहर हो जाएगा और हमारा पानी आगे की ओर साफ जाएगा। इसमें सरकार के तरफ से भी अनुदान है। अगर कोई किसान भाई अगर लगाना चाहते हैं तो सरकार के तरफ से ये ड्रिप इरिगेशन लगाने में लगभग 80 से 90% तक अनुदान उनके लिए दिया जाता है। आमतौर पर किसानों के बीच ये एक धारणा है कि धान की खेती केवल उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहां पानी की अधिक उपलब्धता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसान धान की बुवाई सीधे खेत में करें तो बिना नर्सरी तैयार किए और बिना रोपाई के फसल से अच्छे पैदावार ले सकते हैं। और आज बिहार में बारिश के आसार को देखते हुए धान की सीधी बुवाई द्वारा खेती करना जरूरी हो गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। चर्चा का विषय रहेगा हम लोग का धान की सीधी बुआई। जो धान रोपित धान है, बहुत ज़्यादा पानी की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। 1 किलोग्राम धान को पैदा करने के लिए 3000 से लेकर 3500 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। धान की बुआई अगर हम रोपित न करके, रोपाई न करके धान की सीधी बुआई करें तो धान में
लगने वाला पानी 50% तक कम हो जाता है। किसान भाइयों, धान की सीधी बुआई करने के लिए इसके लिए हमें खेत ऐसा होना चाहिए जो अपलैंड या मध्यम अपलैंड हो और जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7 के बीच में हो। खेत बहुत ज़्यादा क्षारीय न हो, न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए। किसान भाइयों, खेत को बिना तैयार किए धान की सीधी बुआई 0 टिलेज मशीन से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सामान्य सीड ड्रिल से धान की बुआई कर रहे हैं तो खेत की एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें और याद रखें, अंतिम जुताई के समय 10 से 12 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिला दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं धान की कौन कौन सी प्रजातियां सीधी बुआई के लिए अच्छी रहेंगी। तो चूँकि सीधी बुआई में हमारा जो करने का कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा है कि हमें जल की बचत करनी है, तो कोशिश करनी चाहिए जो शुष्क अवरोधी प्रजातियां हैं उनका ही प्रयोग करें सीधी बुआई के लिए, जिसमें शुष्क सम्राट, सहभागी, अभिषेक और तथा अन्य जो प्रजातियां हैं जो 120 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं, इनको लिया जा सकता है। साथ ही साथ देखा गया है कि जब हम धान की सीधी बुआई करते हैं तो उसमें चूँकि नमी का थोड़ा सा कम होना स्वाभाविक है, तो ऐसे कंडीशन में चूँकि अगेती बुआई करते हैं तो आयरन और जिंक की भी कमी खेत में होने लगती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम मृदा का जांच करा लें, संस्तुति के आधार पर ही पोषक तत्व का प्रयोग करें। तो धान की सीधी बुआई के लिए 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की ज़रूरत पड़ती है। और पूरा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा तथा जिंक सल्फेट को भी दे रहे हैं तो बुआई के समय ही व्यवहार कर दें, खेत में सीधे बुआई के मतलब जुताई के अंतिम जुताई के समय दे दिया जाए। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कम से कम 3 बराबर भाग में बांट लिया जाए। 1/3 मात्रा बुआई के समय जाए, बाकी 1/3 मात्रा जो है बुआई के 20 से 22 दिन बाद दे दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ड्रेसिंग ग्रुप में। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उचित बीजदार की। तो प्रति हेक्टेयर प्रक्षेत्र में बुआई के लिए मोटे दाने वाली किस्मों का 35 से 40 किलोग्राम, मध्यम दाने वाली किस्मों का 25 से 30 किलोग्राम, महीन दाने वाली किस्मों का 20 से 25 किलोग्राम और संकर किस्मों का 15 से 17 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, बीज को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो दें। साथ ही बुआई से पहले बीजों को उपचारित करें। इसके लिए कार्बोडाइजम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद एजोडोपैक्टर 5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करके बुआई करें। तो अब बात करते हैं शुष्क विधि से कैसे धान की बुआई करें। इसके लिए हम लोग खेत को 2 से 3 बार जुताई कर लेते हैं और जुताई के समय ही उसमें पाटा लगा करके खेत को भुरभुरा कर लिया जाता है। अच्छा सीड बेड जब तैयार हो जाता है तो हम सीड ड्रिल मशीन से या 0 टिल मशीन के द्वारा भी या मल्टी सीडर के द्वारा भी, हैप्पी सीडर के द्वारा भी, कोई भी सीड सोइंग मशीन लेकर के 20 सेंटीमीटर की कतारों में हम उसकी बुआई करते हैं। ध्यान हमें देना होता है कि बीज की गहराई किसी भी दशा में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा न हो और कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। धान में जो पड़ने वाले खरपतवारनाशी दवाएं हैं वो 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस के रूप में जो हम धान में खरपतवारनाशी दवाई उपयोग करते हैं उसमें से नंबर 1 पर है पेंडामेथिलिन। इसका 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, 3.3 लीटर लग जाता है। धान की सीधी बुआई रेज बेड कंडीशन पे कर दें, रीजन फरो सिस्टम पे कर दें तो इससे हमारा जल का संरक्षण भी हो जाता है और धान के लिए जो आवश्यक पानी चाहिए वो मिल जाती है। तो इस तरह से हम धान की सीधी बुआई तैयार करके प्लेन मेथड्स में कर सकते हैं, रेज बेड पर कर सकते हैं, 0 टिलेज से कर सकते हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड्स को अपनाकर भी कर सकते हैं। इससे हमें ज़्यादा लाभ मिल जाता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खगरा
जिला भागलपुर के कृषक महेश कुमार ने ये सघन बागवानी के लिए अमरूद की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अमरूद हमारे राज्य का बहुत प्रमुख फल है और आज इसमें बहुत ही पौष्टिक से भरा हुआ फल है। लेकिन अगर आप सघन बागवानी लगाएं, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या बढ़ा करके, पौधों की संख्या ज़्यादा करके आप एक बगीचे की स्थापना करें, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज़्यादा पौधे लगा करके आप प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पाद प्राप्त कर सकेंगे और ज़्यादा उत्पाद प्राप्त करेंगे तो आपको मुनाफा भी मिलेगा। अमरूद की सघन बागवानी लगाने के लिए मैं बता दूं कि आप सभी किस्मों को, लखनऊ 49, अलावा सफ़ेदा, सीडलेस, मृदुला, पंत प्रभात और भी बहुत सारे श्वेता, कोई भी वैरायटी आप सघन बागवानी में लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सघन बागवानी में सभी किस्में करती हैं। सघन बागवानी जो लगाने का समय है वो आप जून महीने से लेकर के सितंबर महीने में लगा सकते हैं, कभी भी हमारे राज्य में लगा सकते। तो सामान्य जो आप बगीचे लगाते हैं अमरूद के, उसके तुलना में आपको प्रारंभिक खर्च ज़्यादा आएगा। मान लीजिए अगर प्रारंभिक खर्च दुगुना आता है तो 3 साल के बाद आपको आमदनी जो है, जो सामान्य की तुलना में 3 गुनी से 4 गुनी तक ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आप अमरूद की सघन बागवानी लगाएं और ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करके बागवान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त करें और हमारे संपन्नता को बढ़ाएं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।